नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। अगवा 9 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई है। रेलवे ट्रैक के पास से झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली है। 26 तारीख को बच्ची का अपहरण हुआ था और आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की वारदात अंजाम दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज किया था। आज सुबह बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैली है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल ग्वालियर में अगवा 9 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली है। 9 साल की बच्ची का 26 तारीख को अपहरण किया गया था और आरोपी ने बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो रिश्तेदार ही है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है आरोपी अभी, और पुलिस उसे खोजने में भी जुटी है, ढूंढ भी रही है। तो कल परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया था। आज सुबह बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां एक बच्ची का पहले अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 26 तारीख को ये वारदात अंजाम दी गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और दूर का रिश्तेदार ही बताया जा रहा है जो आरोपी है, जिस पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। 9 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया, दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी और उसके बाद उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। पुलिस अब मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है, पड़ताल कर रही है और जो आरोपी है वो रिश्तेदार, वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, हैरान करने वाला ये मामला है। न केवल दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी, मौत के घाट भी बच्ची को उतार दिया। क्या एक्शन पुलिस ने अभी तक लिया है और क्या हासिल हुआ पुलिस को? बिल्कुल, देखिए, हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्मकाटा के आसपास की ये घटनाक्रम था। बच्ची लापता हुई थी 26 को और उसके बाद जब ये परिवार को नहीं मिली तो इसमें गुमशुदगी दर्ज कराई थी। चूंकि बच्ची नाबालिग थी तो इसमें पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो कल्ला राठौर नाम का जो शख्स था, ये बच्ची के पिता का ही रिश्तेदार है, वो इसको बच्ची को ले जाते हुए दिखा था सीसीटीवी फुटेज में। और आज सुबह बच्ची की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली है झाड़ियों में। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे और जिस तरह से चोट के निशान थे उससे साफ था कि कहीं ना कहीं इसकी हत्या की गई और उसके पहले जो है आशंका ये भी है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा। तो पीएम करा रही है पुलिस इस मामले में। इसके अलावा जो संदेही है कल्ला राठौर, उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जो है इसकी हत्या हुई। तो अब जो आज पीएम होगा और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी, उसमें बच्ची के मौत की वजह और बच्ची की मौत से पहले किस तरह के घटनाक्रम उसके साथ हुए, ये सब बातों की पुष्टि होगी। और साथ ही संदेही की दबिश देने के लिए तलाश में जो पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही है। हालांकि अभी वो अपने घर या जो रिश्तेदार है वहाँ मिला नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आज शाम तक आरोपी को भी पुलिस गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सनसनीखेज घटनाक्रम है कि जो जिस तरह से वेश्याना तरीके से बच्ची की हत्या हुई है। 9 साल की ये बच्ची है और रिश्तेदार ही इसको लेकर गया था और आशंका यही है कि संभवतः रिश्तेदार ही इसकी हत्या में शामिल रहा है। और क्या बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, उसकी गिरफ्तारी और बच्ची के पीएम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या वारदात बच्ची के साथ अंजाम दी गई है। लेकिन कल्ला राठौर जिसका जिक्र आप सुशील कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम चला? क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है शख्स का, या फिर रिश्तेदारी का फायदा उठाकर ही इस वारदात को उसने अंजाम दे दिया? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं बच्ची जिस तरह से उसके साथ जाती हुई नजर आ रही है, सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया उसमें साफ तौर पर बच्ची जिस तरह से उसके साथ चल रही है, तो बच्ची भी निश्चित तौर पर उससे परिचित थी। और चूंकि ये बच्ची के पिता का रिश्ते में मामा लगता है आरोपी, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो है ही है इनके बीच में और बच्ची भी इससे परिचित है। यही वजह है कि बच्ची बिना किसी परेशानी के इसके साथ चली गई।
अब इनके बीच क्या दुश्मनी है क्या नहीं है, पुलिस इसी बात को लेकर बच्ची के परिवार वालों से बयान ले रही, चूँकि कल तक बच्ची लापता थी पुलिस की नज़र में और परिवार वाले भी उसको तलाश रहे थे। अब आज जबकि बच्ची की लाश मिली है तो अब पुलिस नए सिरे से परिवार वालों के इसमें बयान दर्ज करेगी और किस तरह से क्या इनकी रंजिश रही है या फिर आरोपी का किस तरह का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि आरोपी का पुराना भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है। हालांकि क्या इनके बीच रंजिश है, क्या आरोपी की मंशा रही है इस घटनाक्रम के पीछे, क्या वो अपहरण करना चाहता था, फिरौती लेना चाहता था, तो ये सब बातों की धीरे धीरे अब जांच करेगी पुलिस। पहले परिवार के बयान, इसके अलावा बच्ची का पीएम कराया जा रहा है, साथ ही जो आरोपी है उसकी तलाश में भी अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। तो इन सब सूत्रों को जोड़ने के बाद ही पुलिस जो इस घटना की हकीकत और जो आरोपी है उस तक पहुँचेगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और सुशील इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव का रण बीजेपी ने बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 200 बागियों को पार्टी से बाहर किया है बीजेपी ने। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल जो बागी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है बीजेपी से। ये बड़ी खबर है। 200 बागियों को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए ये निष्कासन पार्टी की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि जो अधिकृत पार्टी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता मैदान में उतरे थे उनके खिलाफ ये एक्शन बीजेपी ने लिया है। और संकेत भी मिल रहे थे, और इतना ही नहीं, पहले मनाने की कोशिशें भी हुई थी। जो बागी तेवर में थे और जो मान गए वो ठीक है, लेकिन जो नहीं माने उनके खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। मनोज, ये बड़ा आंकड़ा है, 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है बागियों के खिलाफ। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बागी जो है वो नाक में दम करे हुए थे पार्टी के, और जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो कि वार्ड स्तर पर उतारे गए थे उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत ये बन रहे थे। लगातार उनके खिलाफ प्रचार प्रसार का माहौल बनाया जा रहा था, और यही कारण है कि जब बीजेपी मुख्यालय में इस तरीके की शिकायतों का दौर जब बढ़ा तो पार्टी ने अपने स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया और 6 साल के लिए इन तमाम इतनी बड़ी संख्या में जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको निष्कासित करने का काम किया गया। हालांकि कांग्रेस में भी इससे पहले करीब 20 से ज्यादा बागी नेताओं को निष्कासित करने का काम किया था, लेकिन बीजेपी में बगावत जो है इस आंकड़े से देखी जा सकती है कि इतने बड़े संख्या में जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो बागी हो गए थे और बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में खड़े हो गए थे। तो अब पार्टी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और मैदानी तौर पर जो है एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए जो कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे, जो नेता स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं, वो प्रचार प्रसार करें, वरना उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई आगे भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो 200 का ये आंकड़ा जिन कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है, हालांकि ये आकलन जरूर मनोज पार्टी ने किया होगा नफे नुकसान का, कि एक्शन अगर लिया जाता है तो फिर जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उसको क्या नुकसान इससे हो सकता है। मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जमीनी स्तर पे। जो भी वार्ड में जो बागी नेता थे उनको निष्कासित करने के बाद जनता के बीच में ये अधिकृत प्रत्याशी मैसेज देंगे, वहां पे बताएंगे कि जनता को कि पार्टी से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम करें। तो जिस तरीके से पार्टी ने रणनीति तैयार की थी, पहले मान मनोबल किया गया, उन्हें समझाइश दी गई, उन्हें पार्टी में दोबारा बुलाने का मौका भी दिया गया है। कई नेताओं ने उनसे बातचीत भी की, लेकिन इसके बावजूद भी ये बागी नहीं माने, तो इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो 200 पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन हुआ, 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कमलनाथ अगर अंतर्मुखी हो जाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या पाप किया है। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी अब दोबारा नहीं चढ़ेगी और उनका कल के बाद परसों अभी तक
नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में वैसी की एंट्री पर कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और वो यहां विघ्न फैलाने की बात ना करें। नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, ओवैसी की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई है निकाय चुनाव में, वो दम भरने का काम कर रहे हैं, हालांकि प्रत्याशी उतने नहीं है उनके। देखिए, वो आए हैं, उनका स्वागत है, एंट्री कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। प्रार्थना उनसे है कि विभाजनकारी बातें न करें। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, यहाँ विघ्न फैलाने की कोशिश न करें। वो कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार किया गया, खरगोन की घटना का जिक्र किया, खंडवा का किया। दंगाइयों पर, आतंकवादियों पर कार्रवाई अत्याचार नहीं मानी जाती है और उनसे प्रार्थना है इसमें मुसलमान को न जोड़ें, दंगाई को दंगाई रहने दें, अपराधी को अपराधी रहने दें। और अपराधी अगर कोई इस तरह की घटना करेगा तो फिर ऐसी कार्रवाई होती है जो कानून के दायरे में होती है। आपने कमलनाथ को अंतर्मुखी कहा, उनके तमाम तरीके के पाप भी गिनाए। आपने बोला है कि वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार होता है, युवाओं के साथ धोखा हुआ। कहा, ऐसा ही कहा है मैंने। वो पूछ रहे हैं कि मेरा क्या पाप है, तो अंतर्मुखी हो जाए तो खुद के अंदर ही उन्हें पता चल जाएगा कितने पाप किए। अंतर्मुखी हों कि कैसे सरकार आने के बाद सरकार झूठ बोल कर लाए। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप, कि 10 दिन में माफ कर देंगे 2 लाख। क्यों कहा 10 दिन का? नहीं कहना था। किसान डिफॉल्टर हो गया, कर्जा नहीं भरा लोगों ने, और इनने 2 लाख भरे नहीं, इनने 1 लाख ही नहीं भरे, इनने 50,000 ही नहीं भरे। कहने लगे लाल फार्म पीला फार्म भरो, फलाना करो ढिकाना। अरे 10 दिन के अंदर करना था। उससे बड़ा सितम क्या किया कि बनते ही मुख्यमंत्री झूठे दस्तखत कर दिए कि हमने कर्जा माफ पे दस्तखत कर दिए तो हुआ क्यों नहीं? अगर हो गया है तो कमलनाथ जी आप टीवी के सामने ले आओ, हमारे सामने मत लाओ कि इसका 2 लाख माफ हुआ है। हम मान लेंगे कि आप सही बोलते हो, एक कोई हम पूरा मान लेंगे। आज तक एक नहीं ला पाए, ये पाप है। नौजवान को 4,000 रुपए घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 चौक 60, 15 महीने आपकी सरकार रही, 60,000 किस नौजवान को मिले हैं? टीवी के सामने लाओ, इसको 60,000 मिले। 60,000 छोड़ दो, 4,000 ही अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो टीवी के सामने लाके रखो, मीडिया के सामने रख दो कि ये है। अब जब ऐसे झूठ बोलोगे आप तो ये पाप की श्रेणी में ही आएगा। अब और आप, अचंबा ये है कि आपको खुद के पाप दिखाई नहीं देते, आप जनता से पूछ रहे हो। ये जो एक बार आप झूठ बोल चुके, काठ की हाड़ी है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। वो तो कह रहे हैं कि 16 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो तो ये भी कह रहे थे अगली बैठक हमारी सीएम हाउस में होगी। अगला उपचुनाव जब हो रहे थे ना 28 सीटों के, तो कह रहे थे 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। कल के बाद परसों आता है। कल के बाद परसों आया जी, पहले भी कह चुके हैं, वो रटी रटाई बात है उनकी। और फिर परसों आया था, फिर वो लौट के ही नहीं आए परसों के लिए। बिल्कुल, कमलनाथ के जो कार्यकाल के पाप थे उनको अपने तरीके से गिनाने का काम यहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और खबर मुंबई से है, बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे गुट की बैठक होगी। मुंबई संकट पर, महाराष्ट्र संकट पर ये बड़ी खबर है, अपडेट है। एकनाथ शिंदे गुट की बताया जा रहा है कि जल्दी बैठक होगी। शिंदे गुट की दोपहर 12 बजे बैठक होने जा रही है और आगे की रणनीति पर इस पर करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई एडिटर न्यूज 18 अमित राय जुड़े हैं। आपसे समझना चाहेंगे, महाराष्ट्र संकट, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, अगली सुनवाई भी होनी है, कोई नई रणनीति पर विचार होगा। इससे पहले थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। राज ठाकरे से भी एकनाथ शिंदे मुलाकात कर चुके हैं कई। देखिए, कल हम बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के साथ बैठे थे। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी दी कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो शिंदे गुट के साथ ही बनेगी, क्योंकि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, उसके पास 2/3 बहुमत है। दूसरी अपडेट उन्होंने ये दी कि राज ठाकरे के साथ ये नहीं जाएंगे, ये हमारे साथ ही रहेंगे और आने वाले समय में हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तीसरी अपडेट ये है कि बीजेपी ने कल अपने सभी विधायकों को जो है मुंबई बुलाया हुआ है और सभी को मुंबई में रहने के लिए कहा है। दूसरी तरफ हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो 12 बजे शिंदे गुट की बैठक है उसके अंदर जो है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने को मंथन जारी है और कुछ संभावित नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि अगर सरकार बनती है तो ये लोग मंत्री बन सकते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी शिंदे गुट को मिला हुआ है। उसके अलावा अब्दुल सत्तार, संजय सिरसार, शंभूराज देसाई, एकनाथ शिंदे, दादा भूसे और दीपक केसरकर, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, ये मंत्री बन सकते हैं और बीजेपी 29 मंत्री पद अपने पास रखेगी अगर सरकार बनती है तो।
दूसरी बात यह है जो हमें उसी नेता ने बताई कि बीजेपी जो है राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगी, शिंदे गुट जा सकता है या राज्यपाल स्वतः जो है संज्ञान ले सकते हैं। तो ये जो है बड़ी खबर निकल सामने आ रही है। उसी बीच महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक 2:30 बजे मंत्रालय में रखी गई है। हालांकि हमने सुबह देखा कि राज्यपाल ने जो है एक चिट्ठी भेजी है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को कि 21 तारीख को जब शिंदे अपने विधायकों को लेकर बाहर चले गए, सरकार जब अल्पमत में आ गई तो 22, 23, 24 को जितने फैसले लिए गए उस फैसलों की कॉपी दीजिए, क्योंकि जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर, उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि जब विधायकों की संख्या है ही नहीं, सरकार अल्पमत में है, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों के प्रस्तावों को मंजूरी क्यों दी जा रही है आखिरकार। तो इसकी जानकारी राज्यपाल ने मांगी। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं, अगर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है तो किस हिसाब से ये कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन 2:30 बजे जो है कैबिनेट बैठक है, मंत्रालय में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जद्दोजहद जो महाभारत छिड़ी थी यहाँ पे महाराष्ट्र में, उसके अमित ये भी समझाएगा, जैसा कि कैबिनेट बैठक हो रही है तो क्या शिवसेना को भी महसूस हो गया है कि सरकार अब जाने वाली है? कई बार होता ऐसा है कि आखिर में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो आगे आने वाली सरकार के लिए भी हमेशा गले की हड्डी बने रहते हैं। दूसरा एक थोड़ा सा इस पर भी समझाइएगा, जो स्पीकर हैं वो भी मामला भले ही कोर्ट में है लेकिन प्रोसेस शुरू कर दी गई थी सदस्यता कुछ बागियों के खत्म करने की, वहां कोई अड़चने? देखिए कोर्ट में क्या डाला गया था कि जो सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर ने जो नोटिस भेजा है वो नोटिस वो नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि उस पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्टी स्पीकर खुद ही संदेह के घेरे में है, तो वो कैसे दूसरे लोगों को जो है सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस पर जो है रोक लगाई गई है, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर रोक नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्लोर टेस्ट को लेकर रोक नहीं है, ठीक है। दूसरी एक और खबर मैं आपको दे दूं, 21 जून को जब एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ सूरत गए थे, तो उसी दिन रात को पैचअप करने के लिए उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन भी किया था। बीजेपी के आला नेताओं से बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई भी जवाब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नहीं मिला। ये हमें उसी बड़े नेता ने बताया जिसके साथ हम कल बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी सामने आई है और इसमें राज्यपाल जो है स्वतः संज्ञान ले सकते हैं कि अब सरकार अस्थिर लग रही है और फ्लोर पे अपना बहुमत जो है आप शामिल करिए। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट है ये कि आखिर, और अंदर की खबर न्यूज़ 18 के पास मुंबई एडिटर अमित राय ये देते हुए बताते हुए कि आखिर क्या कुछ चल क्या रहा है इस पूरे सियासी घटनाक्रम के पीछे और आगे क्या कुछ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए महाराष्ट्र संकट पर। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है, बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर पहुंची। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन। आपको बता दें to inaugurate the 3-day training workshop for the Mahila Morcha Karyakartas. Systematically, the BJP is giving a training to its party members as well as to the office bearers. It's a routine exercise of the party to train our party members to make them as a good leaders to serve the nation better. And in this 3 days training workshop, about ideology, about the working system, and we are making them to understand how the PM welfare schemes has to be reached to the citizens of this country. आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोहम्मद जुबैर पर राहुल गांधी के ट्वीट करने को लेकर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जुबैर टुकड़े टुकड़े गैंग का हिमायती था। ये कांग्रेस की राजनीति और सोच को दर्शाता, यही इनकी पतन का कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीस्ता अस्सी तलवाड़ की मुंबई में गिरफ्तारी हुई थी, उस पर ट्वीट नहीं किया। तीस्ता अस्सी तलवाड़ अवार्ड गैंग सदस्य का हिस्सा हैं। जो पद्मश्री दिया गया था उनसे अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी को उनके मंत्री द्वारा मां शारदा का रूप बताने पर कहा कि ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है जो मांसाहारी की देवी देवता से तुलना कर देते हैं। उन्होंने कमलनाथ पर भी हमला बोला।
तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई मसलों पर एक साथ प्रतिक्रिया दी है और इसमें न केवल पीसीसी चीफ कमलनाथ बल्कि कांग्रेस भी निशाने पर है, यहां तक कि ममता, जी आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी निशाने पर आ गई। वो हमारी जो बेटी केतकी चितले मुंबई में गिरफ्तार हुई थी, उस पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया जो 1 महीने तक बंद बनी रही, वहां पर इनकी सरकार थी। लेकिन जुबेर पे ट्वीट जरूर करेंगे ये, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिमायती था। यही इनकी सोच को दर्शाता है, यही इनकी राजनीति को दर्शाता है और यही इनके पतन का कारण भी है। कुछ बात सत्य है, कुछ असत्य है, इसको अर्ध सत्य कह सकते हैं। ये ओवैसी वाले में जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं। अंतर्मुखी हो जाए तो सारे पाप मिल जाएंगे उन्हें। अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं, परिणाम सामने हैं। उनकी पार्टी के 32 विधायक टूटे, उनने बताया कि आपने क्या प्राप्त किया है चलो चलो करके। कैसे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, कैसे दलाल सक्रिय किए थे, कैसे किसान का कर्जा माफ झूठ कह के 10 दिन में नहीं किया, कैसे नौजवान को धोखा दिया। तो ये सब पाप ही तो है। अब हाथ को दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूं। अब पता नहीं उन चाटुकारिता की पराकाष्ठा है ये, जो देवी देवताओं से तुलना कर देते हैं मांसाहारियों की। बड़ी समाज सेवी रही है, उनको ये अवार्ड वापसी गैंग की सदस्य थी और इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जो ऐसे लोग जिन पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर दे, जिनके आचरण संदिग्ध हो जाए, जो जेल चले जाएं, इनको दिए गए जो कांग्रेस रीजम के अवार्ड थे, जो तुष्टीकरण के कारण से दिए गए थे, तीसरा जावेद जी को, ऐसे अवार्ड को वापस लिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।